जय हिंद दोस्तों, मैं एम के तिवारी आईसी क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के नए टॉपिक के साथ आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में एक ही वीडियो में पूरा कंकाल तंत्र आपका खत्म होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। कंकाल तंत्र में उसका भाग, अस्थि संधि यानी बोन ज्वाइंट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत हम लोग 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंकाल तंत्र में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फोटो जो बना है उसको देख लीजिए। कंकाल तंत्र का, कंकाल तंत्र में आपको एक एक अंग को दर्शाया गया है, फिर भी आप इसका अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो देखते हैं पहला क्या है कि मानव शरीर का ढांचा यानी फ्रेम अस्थियां यानी हड्डियों का बना होता है तथा सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर कंकाल बनाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डियों का विकास एवं गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन ओसिफिकेशन कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि ओसिफिकेशन यानी अस्थि भवन टेस्ट से मनुष्य की आयु का भी पता लगाया जाता है। मनुष्य कितने साल का है, या जब हड्डियां मर जाता है व्यक्ति तो देखे होंगे कि हड्डियों की ढांचा से बता दिया जाता है कि 35 साल का है, 40 साल का है। तो वो कौन सा टेस्ट होता है? ओसिफिकेशन टेस्ट यानी कि अस्थि भवन परीक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अस्थियां एक दूसरे से स्नायुबंध लीगामेंट्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं? तो स्नायुबंध द्वारा जुड़ी होती हैं। आगे देखते हैं अस्थियों के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। अस्थियों का कुल वजन का लगभग 2/3 भार यानी कि लगभग 62% अकार्बनिक लवण। अकार्बनिक लवण में क्या क्या आता है? कैल्शियम, फास्फेट एवं कार्बोनेट तथा 38% ओशिन नामक प्रोटीन होता है। याद रखिएगा आप लोग कि 62% क्या होता है? अकार्बनिक लवण, और इसके बाद आपका जो होता है 38% ओशिन नामक प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं, यदि शरीर में कैल्शियम की मात्रा में कमी आती है तो शरीर कंकाल तंत्र में पड़े कैल्शियम बैंक से इसकी पूर्ति करता है। यानी शरीर में एक कैल्शियम बैंक भी होता है। जब भी जरूरत पड़ती है शरीर में कैल्शियम की, अगर आपके पास कैल्शियम नहीं तो उस बैंक से ले लेता है कैल्शियम। ठीक है, हड्डियों में आरबीसी का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हड्डियों में आरबीसी का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एवं उपास्थियों को कार्टिलेज यानी उपास्थि मतलब होता है इंग्लिश में कार्टिलेज। तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी एवं उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं, सामान्य अस्थियों में 50% जल पाया जाता है। मतलब सामान्य जो हड्डी होती है, अस्थि होती है, उसमें 50% जल पाया जाता है। इसका बगल में आपको हिंदी में लिखा हुआ कंकाल तंत्र के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं, कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए पहले कंकाल तंत्र का क्या क्या है पार्ट। पहला पार्ट क्या है आपके पास कंकाल तंत्र के लिए कि बाह्य कंकाल तंत्र। पहला क्या है आपके पास? बाह्य कंकाल तंत्र। दूसरा क्या है? अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। अंतः कंकाल तंत्र को क्या कहते हैं? इंडोस्केलेटन सिस्टम। इससे बाह्य कंकाल तंत्र से महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या जुड़ा हुआ है? पहला है कि बाह्य कंकाल तंत्र की रचना जो होती है केराटिन नामक प्रोटीन से होती है। कौन से प्रोटीन से होती है? केराटिन नामक प्रोटीन से। और पूछता है नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। बाल में कौन सा पाया जाता है? केराटिन नामक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है कि बाह्य कंकाल स्तनधारियों में त्वचा, रोम, छिद्र, बाल, नाखून के रूप में तथा कछुआ में ऊपरी कवच के रूप में, पक्षियों में पिक्ष के रूप में तथा मछलियों में सल्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो कछुआ में पूछेगा तो आपको याद रखना है ऊपरी कवच, पक्षी में क्या तो पिक्ष कहते हैं, और मछलियों में सल्क के रूप में। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ रखेंगे, बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। ज़्यादातर एक्टोडर्म से ही होता है। ठीक है, परंतु आपको मीसोडर्म याद कर रखना है, थोड़ा थोड़ा मीसोडर्म से भी होता है। ठीक है, बाह्य कंकाल क्या होता है? मृत होता है। आगे देखते हैं अंतः कंकाल तंत्र से महत्वपूर्ण बिंदु। अंतः कंकाल कार्डेट समुदाय के सभी जंतुओं में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। वहाँ देखिए एक्टोडर्म, यहाँ मीसोडर्म। मीसोडर्म वहाँ थोड़ा सा था, यहाँ मीसोडर्म ही केवल है, मीसोडर्म। इसके बाद अंतः कंकाल तंत्र मांसपेशियों से घिरा होता है। इसके अंतर्गत अस्थि यानी बोन एवं उपास्थि यानी कार्टिलेज आते हैं।
अब एक और चीज़ याद रखना है आपको, क्या कि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन निकलकर ओस्टोब्लास्ट की रचना करता है। यानी दो चीज़ आता है, पहला कि ओसिन नामक प्रोटीन कहाँ निकलता है, तो अंतःकंकाल तंत्र में। आपको क्या याद रखना है कि अंतःकंकाल तंत्र में ओसिन नाम की प्रोटीन निकलती है। अब ओसिन प्रोटीन से क्या बनता है, तो ओसिन प्रोटीन से आपको याद रखना है कि ओस्टोब्लास्ट की रचना होती है। ठीक है, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं जी। अंतःकंकाल तंत्र, अब देख लीजिए, अंतःकंकाल तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा गया है, पहला उपांगीय कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन, पहला अक्षीय कंकाल। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर बगल में आपको मानव कंकाल तंत्र दिखाया गया है। ठीक है, अब इस कंकाल तंत्र में देखिएगा, जो रेड से है उपांगीय कंकाल है। देखिए यहाँ पर रेड से उपांगीय कंकाल रेड कलर से किया गया है, और जो आपका ब्लू से है अक्षीय कंकाल है। और देखिए यहाँ पर जो है मानव शरीर में भी मस्तिष्क, छाती, वक्ष और कशेरुक दंड को क्या क्या है, क्या है, ब्लू यानी ग्रीन से हल्का उसमें है, तो वो जो है अक्षीय कंकाल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, उपांगीय कंकाल क्या है, तो उपांगीय कंकाल के में 126 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं, 126। और अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 80। तो 126 और 80 हड्डी दोनों मिलकर कितने हो गए, 206। अब 126 हड्डी में कितना होता है ये भी देख लेते हैं। 126 में हाथ की हड्डी 60, पैर का 60, कंधा का 4, कुल्हा का 2। ठीक है, और 80 हड्डी अक्षीय कंकाल में, इसमें सिर का 29, वक्ष या छाती का 25, पीठ, कटी या कशेरुक दंड का 26। अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग फिर से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे उपांगीय कंकाल यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन का, जिसमें 126 हड्डियाँ आती हैं। उसमें हम लोग हाथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए हाथ के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको चर्चा कर दिया गया है उपांगीय कंकाल 126 हड्डियाँ हाथ की। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग हाथ में क्या क्या पहले हड्डी आती है। जहाँ आपका कंधा से नीचे जैसे ही आप लोग आएंगे तो वहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है। ये वाली जो हड्डी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस। क्या कहते हैं, ह्यूमरस या ह्यूमेरसा। ठीक है, ह्यूमेरस की या ह्यूमरस या ह्यूमेरसा, ये एक ही हड्डी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्या कि ह्यूमेरस या ह्यूमरस एक हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर दो भागों में बट गया है, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। तो जो अंगूठा की ओर जाएगा उसको कहते हैं रेडियस, और जो उंगलियों की ओर आएगा उसको कहते हैं अल्ना। ध्यान दीजिएगा, रेडियस जो अंगूठा की ओर आएगा उसको रेडियस, और जो उंगलियों की ओर आएगा उसको अल्ना। तो ऊपर से याद रखेंगे ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, तीन हड्डी खत्म। देख लीजिए यहाँ पर जिक्र किया गया है ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। इसके बाद नीचे आते हैं क से कलाई, क से कार्पलस, क से कलाई, क से कार्पलस। तो कार्पलस में देखिएगा यहाँ पे छोटे 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 8 गोल गोल आपको दिख रहा है, तो ये कार्पलस होता है। कार्पलस में 8 हड्डी होती हैं, और उसके नीचे होता है मेटा कार्पलस, मतलब कि कार्पलस मतलब कि कलाई, और मेटा कार्पलस मतलब कलाई का आगे भाग। तो कलाई के आगे भाग में 5 हड्डी होती हैं, और उसके बाद आपका जो होता है फ्लैंजेज, अंगुलियों को कहते हैं फ्लैंजेज, और यहाँ पर 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जितने आपके भाग हैं उतनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 14 हड्डी। बस अंगूठा का एक कम कर लीजिए, सब अंगुलियों में 3 भाग होता है, अंगूठा में 2 ही भाग जोड़ेंगे, तो 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है, यानी ऊपर से याद करते हैं ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पलस, मेटाकार्पलस, फ्लैंजेज। ह्यूमेरस में 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पलस 8, मेटाकार्पलस 5, फ्लैंजेज 14 हड्डी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर दे दिया गया है। तो दोनों तरफ, एक तरफ के हाथों में कुल हड्डियों की संख्या होती है कितनी, तो 30, और दोनों तरफ के हाथों को मिलाकर हो गया 60। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पैर में सेम कहानी, पैर का भी होता है। हाथ में जितनी हड्डी उतना ही पैर में। पैर में 60 हड्डी होती है, एक तरफ में 30, दोनों तरफ मिलके 60। देख लीजिए यहाँ पर चर्चा किया गया, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7। फिर से देखते हैं, फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजेज 14, टोटल 30, और दोनों साइड मिलकर हो गए 60। यहाँ पर फिगर द्वारा आपको दिखाया भी जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फीमर की हड्डी जांघ से नीचे और घुटना तक आइएगा तो एक होता है फीमर की हड्डी, और यह सबसे बड़ी हड्डी भी होती है। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। कहाँ पाई जाती है, तो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हम लोग फीमर के बाद जैसे ही बढ़ते हैं आगे, तो फीमर के बाद हम लोग को दिखेगा क्या,
पटेला, यहाँ देखिए पटेला दिख रहा है, गोल देखिए पीला कलर का जो दिख रहा है पटेला, ठीक है, यानी कि घुटना में जो है आपका वहाँ पर एक पटेला है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए तो टिबिया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा देखिए उसी में एक पतला जो ब्लू लाइन का रेशा है, इसको कह रहे हैं हम लोग फिबुला। तो टिबिया जो होता है चमकदार होता है, फिबुला जो होता है पतला होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, टार्साल यानी टार्सल, टार्सल वहीं हाथ में जैसे होता था कार्पलस, उसी तरह यहाँ टार्सल है, लेकिन कार्पलस में 5 हड्डी होती थी और यहाँ पे कार्पलस में 8 हड्डी होती थी, यहाँ 7 हड्डी है। क्यों? क्योंकि एक जो है पटेला में चला गया है, ठीक है। तो टार्सल का 7 और मेटाटार्सल में 5 और फ्लैंजेज में 14, तो टोटल हड्डियों की संख्या होती है 30 और दोनों साइड का मिलकर हुआ 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर यानी जांघ की हड्डी है। तो 60 और 60 120 हो गया। अब बचा 6 का अध्ययन करते हैं हम लोग। अब देख लीजिए 6 में क्या क्या आएगा। पहला जो आएगा आपका क्लेविकल, क से कॉलर, और कॉलर के पास वाली हड्डी को बोलते हैं क्लेविकल, ठीक है। और इसके बाद स्केपुल, एस से होता है शोल्डर और एस से बना है स्केपुल। तो स्केपुल हो गया शोल्डर यानी कंधा की एक हड्डी, तो एक हड्डी स्केपुल और एक हड्डी कैल्विकल। और एक होता है पेल्विकल, पेल्विकल जो आपका भाग होता है वह होता है फीमर से सटा हुआ भाग, जो होता है फीमर की हड्डी से सटा हुआ, यानी कि कमर के नीचे और फीमर से सटा हुआ जो होता है एक साइड का पेल्विकल, ठीक है। तो एक एक साइड का तीनों का हो गया कितना? 3, और दोनों साइड मिला देंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हड्डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि एक साइड में हड्डी होता है, पहला कॉलर के पास कैल्विकल 1, ठीक है, और इसके बाद स्केपुल कंधा के पास 1, पेल्विकल 1, टोटल मिलकर 3 हुआ और दोनों साइड मिलकर कितना हो गया? तो 6 हो गया, यानी 60 120 और 6 126। उपांगीय खत्म। अब आगे देखते हैं हम लोग अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में आपको ध्यान देना है कि 80 हड्डी होती हैं, ठीक है। 80 हड्डी, पीठ, कटी, कशेरुक, दंड। पहले 26 वाला देख लेते हैं हम लोग। 26 में क्या होता है कि कशेरुक यानी रीढ़ की हड्डी जो आप देखे होंगे उसी को हम लोग कशेरुक कहते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर दर्शाया गया है आप लोगों को, हिंदी में भी लिखा गया और यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया, 2 फिगर आप लोगों को दर्शाया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड कहते हैं। संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? तो कशेरुक दंड कहते हैं। इसके अलावा ये भी आप लोग याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन आप लोग के पास क्या बनता है कि संपूर्ण रीढ़ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो कशेरुक दंड कहा जा रहा है। इसके बाद वयस्क मनुष्यों में कशेरुक की संख्या 26 तथा बच्चों में 33 होती है। 33 होती है। धीरे धीरे मालिश वालिश कीजिए, कोई तेल वगैरह या अच्छे से उसको मालिश करने पे क्या होता है, जो कशेरुकों की संख्या 33 हो घटकर 26 हो जाती है और मजबूत हो जाती है। सबसे बड़ा कशेरुक क्या होता है? एटलस होता है, जो सिर का भार वहन करता है। अक्ष कशेरुक पर सिर एवं एटलस एक तरफ से दूसरे तरफ घूम सकता है, अर्थात यह धुरी का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आएगा कि धुरी का कार्य कौन सा कशेरुक दंड करता है? तो एटलस, अक्ष कशेरुक। और सर का भार किस कशेरुक पर होता है? तो एटलस पर होता है। कशेरुक दंड का विकास नोटोकार्ड से होता है, याद रखिएगा, नोटोकार्ड से होता है कशेरुक दंड का विकास, ठीक है। यानी ये हो गए टोटल 26, इसमें से बस 2 ही हड्डी आपको याद रखना है। पहला क्या आपको याद रखना है कि पहला याद रखना है आपको एटलस, और इसके बाद दूसरा याद रखना है आपको अक्ष कशेरुक, ठीक है। 2 हड्डी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पसली, पसली या पिंजर, यहाँ पर आपको देखना है इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। पसली छाती का बाता नहीं कहते, मार के छतिया के बतावा तुर दे भी, तो तुर दे मतलब 12 गो छत्ती का एकदम दोनों जुड़ा हुआ होता है। 12 दूना 24, एक साइड 12 गो और दूसरा साइड भी 12 गो, ठीक है। तो 12 12 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 24। और एक देखिए बीच वाला जो जुड़ा हुआ है ना, तो +1 उसको भी कर लीजिए, तो 24 से कितना हो गया? 25। इस बीच वाले को क्या कहते हैं हम लोग? उरोस्थी कहते हैं, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम यानी उरोस्थु कहते हैं। और इसी को नीचे चले जाइए, पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो मेरुदंड कहलाता है, और जो ज्वाइंट्स है उनको पसली कहते हैं। तो एक बार फिगर ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फिगर में आप लोग को चर्चा किया गया है, यहाँ पर 2 साइड आपको फिगर दिखाया गया है, एक यहाँ फिगर दिखाया गया है और एक यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, ठीक है। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है कि पसलियों की संख्या जो होती है 25। अब 25 कैसे होती है? 12 जोड़ी इधर और 12 जोड़ी इधर, 12 दूना 24, और एक बीच का ज्वाइंट जहाँ आके जुटता है उसको कहते हैं एक, यानी 24 1 25। अब आता है वक्ष के अंदर 12 जोड़ी हड्डी पाई जाती है और यह स्टर्नम द्वारा जुड़ी होती है, तो उरोस्थी स्टर्नम को मिलकर 25 हड्डी होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है
या अगला क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, जो अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि 11वें और 12वें नंबर की पसली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, इसलिए वे तैरने वाली पसली या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो पूछता है कि कौन सी हड्डी या वैसी पसली जो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है या स्टर्नम से जो नहीं पसली जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स। या तैरने वाली पसली कौन से नंबर की होती है, तो 11वें एवं 12वें नंबर की होती है। आगे देखिए, सभी पसलियां मिलकर एक पिंजरा आकृति का निर्माण करते हैं और वे शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, फेफड़ा इत्यादि की सुरक्षा करते हैं। इसे ब्रेस्ट बोन या छाती की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अस्थि संधि, बोन ज्वाइंट्स। तो चलिए आगे हम लोग बोन ज्वाइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बोन ज्वाइंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले देख लीजिए, बोन ज्वाइंट्स अस्थि संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्ण संधि परफेक्ट ज्वाइंट, और दूसरा अपूर्ण संधि इम्परफेक्ट ज्वाइंट, और तीसरा अचल या रेशेदार संधि फिक्स्ड ज्वाइंट। मतलब पहला परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट और तीसरा फिक्स्ड। पूर्ण संधि को 6 भागों में बांटा गया है। देखिए नीचे लिखा गया है, पूर्ण संधि को 6 भागों में बांटा गया है। पहला ग्लाइडिंग संधि, दूसरा हिंज या कब्जा संधि, तीसरा धुरी या खूंटी संधि, चौथा सैडल संधि, पांचवा बाल एवं सॉकेट संधि और पांचवा एलिप्सोइड संधि। तो इन सब का एक एक कर हम लोग अध्ययन करेंगे। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, पहला कंकाल में वह स्थान। सबसे पहले समझिए, कंकाल में वह स्थान जहां पर अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाती है, यानी ज्वाइंट कहलाती है। संधि बनाने वाले प्रत्येक अस्थि के सिरे पर उपास्थि की एक परत होती है तथा दोनों अस्थियों के मध्य साइनोवियल गुहा यानी साइनोवियल कैविटी पाई जाती है। साइनोवियल या सिनोवियल कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल गुहा में साइनोवियल द्रव भरा रहता है, लिक्विड एक भरा रहता है जिसको साइनोवियल द्रव कहते हैं। अब पहला देखते हैं हम लोग पूर्ण संधि परफेक्ट ज्वाइंट। परफेक्ट ज्वाइंट के अंतर्गत इसमें संधि बनाने वाली अस्थियों के विभिन्न दिशा में घुमाया जा सकता है तथा इसमें गति होती है, मतलब किसी भी दिशा में घूम सकता है। इसमें अस्थि के सिरों पर उपास्थि तथा जोड़ों पर लीगामेंट्स पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट संधि में लीगामेंट्स पाए जाते हैं। परफेक्ट संधि का उदाहरण क्या है, तो कोहनी एवं घुटने की संधियां या अंगूठे की संधियां। संधियां मतलब जहां हड्डी पर ज्वाइंट होता है। यहाँ पर फिगर आपको दर्शाया गया है ज्वाइंट का, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर साइनोवियल लिक्विड नहीं रहता है तो वहाँ पर थोड़ा क्या बोलते हैं, जल्दी से घूम नहीं पाएगा, अच्छे से मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ग्लाइडिंग संधि। पहला जो पार्ट है ग्लाइडिंग संधि, यानी कि पहला पूर्ण संधि को 6 भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत पहला है ग्लाइडिंग संधि। और ग्लाइडिंग संधि के हम लोग जानते हैं ग्लाइडिंग संधि के बारे में। इस प्रकार की संधि में अस्थियों के सतह समतल होती हैं। क्वेश्चन पूछता है कहाँ की अस्थि समतल होती है या कहाँ की अस्थि संधि समतल होती है, तो याद रखिएगा रेडियस अल्ना एवं कार्पलस के मध्य, और दूसरा कशेरुकों की संधि के मध्य जो होती हैं वह समतल होती हैं। समतल संधि इसलिए कहा जाता है कि अस्थियां समतल होती हैं, इसलिए इसे समतल कहते हैं। यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए, कार्पलस के बगल में देख लीजिए दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा हिज या कब्जा संधि। इस प्रकार के संधि में एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि के गड्ढे या गर्त में जुड़कर कब्जा कर लेते हैं, इसलिए हिंज संधि या कब्जा संधि कहते हैं। इसमें अस्थियां केवल एक ही दिशा में मोड़ी जा सकती हैं, एक ही दिशा में मुड़ेगा। जैसे कोहनी एवं घुटना की हड्डी मोड़ के देख लीजिएगा, अब या तो ऊपर की ओर मुड़ता है या पीछे की ओर मुड़ता है। अब आगे की ओर मुड़ेगा, कभी मुड़ा के देखिएगा तो ये कोहनी को पीछे की ओर घुमा के देखिएगा, घूमेगा नहीं घूमेगा। और इसका फिगर यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं, पूरा वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरा होता है धुरी या खूंटी संधि। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि धुरी या खूंटी की तरह दूसरी अस्थि को अपने गड्ढे या गर्त में जोड़कर फिट करती है। मतलब समझिए उसी तरह मिलता जुलता है, परंतु यहाँ पर फिट कर लेगा। ठीक है, और इससे दूसरी अस्थि अपने अक्ष के चारों ओर कुछ अंश या डिग्री तक घूम सकता है। वहाँ केवल एक दिशा में, यहाँ कुछ अंश या डिग्री तक घुमाएगा। ठीक है, जैसे खोपड़ी के मध्य की संधि। ठीक है, और इसका फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए। चौथा होता है बॉल एवं सॉकेट संधि। इस प्रकार के संधि में एक अस्थि का सिरा बॉल एवं गेंद की तरह गोल एवं दूसरी अस्थि का संधि पर सॉकेट की तरह होता है। गेंद वाली अस्थि ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं में घूम सकती है। और जैसे अंश मेखला तथा ह्यूमेरस की संधि, और इसके बाद होता है फीमर एवं श्रोणी मेखला की संधि। 2 उदाहरण आपके पास हैं, यहाँ पर फिगर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैडल संधि। यह संधि बॉल एवं सॉकेट संधि से मिलती है।
बॉल और सैकेट से मिलती जुलती है। इसका एग्जाम्पल है कार्पलस तथा मेटाकार्पलस की संधि। ठीक है, अगला होता है इलिप्सोइड संधि। इलिप्सोइड संधि में क्या होता है, इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का सिरा अंडाकार आकार का दूसरी अस्थि की अंडाकार गुहा कैविटी में फिट बैठता है। इससे मूवमेंट आगे पीछे या दाएं बाएं संभव होता है, परंतु घूर्णन या रोटेशन संभव नहीं है। इसे हैप्पी संधि या कांडिलवाइड संधि भी कहते हैं। जैसे कलाई की जोड़ों में, मेटाकार्पलस तथा फ्लैंजेज के बीच जोड़ों में। इसका एग्जाम्पल है, देख लीजिए दोनों का फिगर आपके बगल में दिया गया है। यहाँ दिया गया है सैडल संधि और यहाँ दिया है इलिप्सोइड संधि। आगे देखते हैं हम लोग अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि क्या होता है, तो अपूर्ण संधि में हड्डियों के बीच साइनोवियल द्रव तथा लिगामेंट्स नहीं पाए जाते हैं। लिगामेंट्स कहाँ पाए जा रहे थे, पूर्ण संधि यानी परफेक्ट ज्वाइंट में। इम्परफेक्ट में साइनोवियल द्रव तथा लिगामेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसे संधियों में बहुत थोड़ी गति या घुमाव होती है, थोड़ा बहुत गति या घुमाव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है कशेरुका के बीच अस्थियों की संधि तथा श्रोणी मेखला के प्यूबिस अस्थियों की संधि। तीसरा होता है अचल संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस प्रकार की संधि में अस्थियां बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती, यानी एकदम फिक्स है। समझिए फेविकोक लग गया, फेविक्विक लग गया है, गोंद लग गया है। ठीक है, इससे संबंध अस्थियां एक दूसरे के बहुत पास जुड़ी होती हैं, जैसे खोपड़ी की अस्थियों की संधि। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विविध। विविध में देखिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वयस्क मनुष्य, पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि वयस्क मनुष्य के शरीर में 208 हड्डियां होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में 270 तथा नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती है। तो इसके साथ एक पॉइंट याद रखिएगा कि 206 हड्डियां कहाँ होती है, तो वयस्क मनुष्य के, बाल्यावस्था में 270 और नवजात शिशु में 300। तो कभी कभी नवजात शिशु में पूछ देता है, बाल्यावस्था में भी पूछता है, तो 300 ही ऑप्शन दे देता है। ठीक है, आगे हड्डियों के निर्माण में क्या सहायक होता है, तो हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम एवं फास्फेट नामक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, हड्डियां किससे बनी होती हैं, तो कैल्शियम तथा फास्फेट से बनी होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो जबड़े की हड्डी, और जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, स्टेपीज, कहाँ पाई जाती है, कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। जबड़े के नीचे तथा कंठ के पास एक यू आकार की हाइड अस्थि पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा गतिमान या गति करने वाली हड्डी है। क्वेश्चन आता है गतिमान हड्डी कौन सी है, तो हाइड अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े के नीचे तथा कंठ के पास। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है तथा पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। सभी पॉइंट याद रखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे। विकास के आधार पर अस्थियां दो प्रकार की होती है, पहला कालाजात अस्थि इन्वेस्टिंग बोन्स और दूसरा उपास्थिजात अस्थि यानी कार्टिलेज बोन। और इसके बाद फीमर की हड्डी को ऊरू हड्डी भी कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फीमर की हड्डी को ऊरू हड्डी भी कहते हैं। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। महत्वपूर्ण प्रश्न कंकाल तंत्र से संबंधित रहेंगे, जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक एक कर अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है, तो याद रखेंगे मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 206। ठीक है, आप लोग प्रश्न को याद रखेंगे अच्छे ढंग से। कहीं अगर असुविधा होती है तो आप वीडियो को पॉज कर भी पहले आंसर आप दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या क्या होगी, तो इसका होगा 700। याद रखिएगा 700। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, यहाँ जोड़ा पूछा है, याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 12 जोड़ा। अगर केवल पूछता कितनी पसलियां हैं तो 24, और जोड़ा पूछा है तो 12। ठीक है, छाती के बाता वाला जी। आगे देखते हैं, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो नवजात शिशु में 300। बाल्यावस्था या नवजात, हमने अभी पहले कुछ देर पहले बताया कि देखिए कभी कभी नवजात में आ जाता है 300, 270 ऑप्शन में नहीं देता है, तो 300 पे टिक करेंगे। आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। अच्छा पॉइंट है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, कान में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कान में, एक कान में 3 और दोनों कान मिलकर 6, MIS। ठीक है, 6 होता है, एक कान में 3 और दोनों कान मिलकर 6 हड्डी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अभी बताया हमने, कान की हड्डी होती है, स्टेपिस या स्टेपिज। ठीक है, इसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, जो फीमर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देख लीजिए, सबसे लंबी हड्डी, क्वेश्चन वही है, आपको बताना है क्या होगा। सबसे लंबी हड्डी पूछा है यहां पर, क्या होगा? सब होती है फीमर यानी उरु अस्थि होती है। आगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है या कैसी होती है? तो चलिए हम बताएंगे, उससे पहले आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर दे दीजिए। और आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन लोगों ने सही आंसर इसका दिया है कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रकाब यानी स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन, यूस्टोकी नलिका, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यूस्टोकी नलिका जो होती है वह होती है कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है? वायु होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होती है सपाट अस्थियां। देख लीजिएगा, सपाट अस्थियां या सपाट ज्वाइंट वाली जो अस्थि होती है उसको हमने बोला है। ठीक है, अगला देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? सर्वाधिक प्रबल, तो जबड़े की, प्रबल मतलब समझ रहे हैं, प्रबल मजबूत कौन सी हड्डी है? तो जबड़े की हड्डी है। क्या नाम है उसका? मैंडिबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है सांप में। देख लीजिएगा, बड़का सांप रहेगा ना तो आदमियों को निगल जाता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कोबरा या अजगर वगैरह, आदमी को भी निगल जाता है और वो शरीर उसका क्या होता है, फैल जाता है। मतलब उसका ज्वाइंट जो होता है ना, पसलियों का ज्वाइंट नहीं होता, इसलिए वो फैल जाता है तो आदमी को भी निगल लेता है अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपास्थि किस में होती है? तो ये होता है नाक में। ठीक है, अगला, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? बहिकंकाल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो एम्फीबिया में यानी उभयचर प्राणियों में, उभयचर जंतुओं या जानवरों में क्या होता है? बाह्यकंकाल नहीं होता है। उभयचर प्राणी या उभयचर जंतु जानवर जो भी होंगे उसमें क्या होता है? बाह्यकंकाल नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ या कोर संधि है? जोड़ या कोर संधि आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा इसका आंसर? स्कंध होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है? बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण क्या होगा? तो कमर का जोड़ उदाहरण होगा। आगे देखते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी उत्तक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्नायु यानी लीगामेंट्स। लीगामेंट के द्वारा दो अस्थियां आपस में एक दूसरे के संयोगी उत्तक से जुड़ी होती हैं। अगला देखते हैं हम लोग। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य के किस हिस्से में, शरीर के किस हिस्से में त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है? तो वो होता है तलुए में। तलुआ में देखिएगा मोटा होता है वहाँ पर। आगे, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानविक यानी पटेला। पटेला हड्डी को हम लोग कहते हैं जानू फलक या जानविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो नाखूनों में केरोटिन या केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन? तो मेलेनिन, मेलेनिन या मेलेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाएगी? तो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो वाक तंतु जो होता है वो 2 होता है। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन का ये सेट था। आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह के और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।